नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर देर रात आपसे लाइव हो रहा हूँ। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा करूँ इससे पहले एक अहम जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि इस समय संयुक्त राष्ट्र महासभा के संबोधन का दौर चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर चुके हैं, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा के संबोधन के दौरान इसमें सुधार के गुंजाइशों पर बहुत बड़ा जोर दिया, क्योंकि उनके हिसाब से वैश्विक शांति के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन दो बड़ी खबर है। यूएनजीए में संबोधित करते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जिस तरह से अपने आप को शांत प्रिय शासक और चीन को शांत प्रिय देश बताने की कोशिश की है, और साथ ही साथ सभी देशों के साथ विवाद को सुलझाने का ऐलान किया है, इसका मतलब साफ है कि चीन के राष्ट्रपति जिस तरह से एक वैश्विक दबाव चीन के खिलाफ बन रहा है, उसको कहीं न कहीं से नॉर्मल करने के लिए, सामान्य करने के लिए यूएनजीए की मीटिंग में अर्थात संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन के दौरान अपने देश को शांतिप्रिय और जिस तरह से आरोप लग रहा है विस्तारवाद का चीन के ऊपर, उसके खिलाफ एक मुहिम छेड़ने की जो है वो शांत प्रिय तरीके से कोशिश की है। लेकिन चीन पर कोई भरोसा और विश्वास इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि चीन की फितरत रही है कि शांति की बात करता है वो, शांति की बात करते हुए, दोस्ती की बात करते हुए वो पड़ोसियों के साथ या उन देशों के साथ जिनके उसके सीमा विवाद हैं या और कोई विवाद है, उनके साथ इस समय संघर्षरत है। कुल 23 देशों के साथ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चीन इस समय कुल 23 देशों के साथ संघर्ष की स्थिति में है कि अगर छोटी सी कोई घटना हो जाती है तो एक बड़ा युद्ध हो सकता है। ये तो चीन की फितरत है और चीन की विस्तारवादी नीतियों का ये तकाजा है। इसके बावजूद भी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने देश को शांतिप्रिय देश बताया है और तमाम कोशिशों का वादा किया है, जो उन्होंने संकेत किया है कि जिस तरह से भारत के साथ एक तनाव की स्थिति बनी हुई है, उसको वो शांतिपूर्ण तरीके से हल करने की फिराक में है, कोशिश में है, क्योंकि चीन को मुंह की खानी पड़ी है। पिछले अप्रैल से लेकर के आज अभी तक की स्थिति के बारे में हम आपको बता देना चाहते हैं, प्रतिदिन बताते रहते हैं कि चीन इस समय मुश्किलों में है। गलवान से लेकर के पैगोंग तक चीन इस कदर मुश्किल में फंसा हुआ है कि अब उसको कुछ भी नहीं सूझ रहा है। एक तरफ वो भारत को धौंस दिखा रहा था, लेकिन आज उसकी स्थिति है कि उसकी सेना पीछे हटना तो चाह रही है, लेकिन शासकों तक का दबाव है, चीन ऐसा कर नहीं सकता। इसलिए अब संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन के दौरान चीन शांति की बातें करने लगा है। निश्चित रूप से भारतीयों का दबाव, भारतीय सेना का दबाव और भारतीय राजनयिक दबाव और साथ ही साथ भारतीय शासकों का दबाव, भारत के शासन का दबाव, भारत की इच्छा शक्ति का दबाव चीन पर बहुत बुरी तरह से पड़ा है। और दूसरी बड़ी खबर हम आपको बताना चाहते हैं, वो उसी यूएनजीए की एक संबोधन के दौरान तुर्की के राष्ट्रपति जो हैं एर्दोगन, तुर्की के जो चीफ हैं एर्दोगन, उन्होंने कश्मीर का राग अलापा है। ये देखिए, ये तुर्की का देश जिसे यूरोप का एक बीमार मुस्लिम बहुल राष्ट्र है, लेकिन ये पाकिस्तान की भाषा बोलता है। कैसी विडंबना है कि जब तमाम इस्लामिक देश पाकिस्तान के अनर्गल नीतियों का विरोध कर रहे होते हैं, खास करके भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में, जब वो भारत का साथ देते हैं, जिसमें यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और अरब के और तमाम देश, कुवैत, बहरीन, ये तमाम देश जब भारत का साथ दे रहे होते हैं, तब तुर्की ऐसा देश है जो कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का न सिर्फ साथ देता है, बल्कि 370 और 35A के हटने के बाद पूरी तरह से एक भारत के विरुद्ध लॉबिंग कर रहा है। उन्हीं एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन के दौरान कश्मीर का मुद्दा एक बार फिर उठाया है और उन्होंने कहा कि 35A और 370 खत्म होने के बाद कश्मीर की स्थिति ज़्यादा खतरनाक हो रही है। बड़ा सवाल है कि आखिर में तुर्की को पाकिस्तान की भाषा बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसके मायने साफ समझिए, क्योंकि तुर्की चाहता है कि जो गल्फ के कंट्रीज़ हैं, खास करके इस्लामिक देशों के पुरोधा माने जाते हैं, और सचमुच में वो इस्लामिक देशों के पुरोधा हैं, खास करके संयुक्त अरब अमीरात की जो ताकत है, जो इस्लामिक राष्ट्रों में उसकी जो पकड़ है, उसको तुर्की कमज़ोर करना चाहता है और गैर इस्लामिक देशों के साथ एक संगठन बना करके वो इस्लामिक राष्ट्रों का अगुवा बनना चाहता है। सब कुछ
तुर्की का प्रयास यही है कि पाकिस्तान जैसे देशों का साथ लेकर के वो इस्लामिक देश का एक झंडा आवरदार बने, उसका रहनुमा बने, उसका नेता बने। और इसी के तहत कश्मीर पर जिस तरह से इमरान खान समय समय पर कश्मीर राग का बेसुरा राग लाते हैं, ठीक यही काम तुर्की ने जब 370 और 35 से हटाया गया था तब भी भारत के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी थी। और आज जब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना व्याख्यान दिया, संबोधन दिया, क्योंकि तमाम सारे राष्ट्र बोलते हैं, उसमें एर्दोगन ने कश्मीर का मुद्दा उठाया। बड़ा सवाल है कि जब चीन के साथ हमारी दुश्मनी है, जिसके साथ हम संघर्षरत हैं, वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने विस्तारवाद को समाप्त करने और विस्तारवाद का जो उन पर आरोप लग रहा है उसके खिलाफ वो बात कर रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से वो संबंधों को सामान्य कर रहे हैं, भारत करना चाह रहे हैं भारत जैसे देश के साथ। लेकिन तुर्की भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। दोनों देशों के जो चीफ हैं उन्होंने यूएनजीए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के संबोधन में ये प्रमुख बातें कही है। एक देश जिसके साथ हम संघर्षरत हैं, उसका राष्ट्रपति जो विस्तारवाद का पुरोधा है, वो भारत के साथ जो दबाव चल रहा है उसको खत्म करने के लिए अब शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करने का हिमायती बन रहा है। और दूसरा देश जो हमसे बहुत दूर है, जिससे हमारी कोई सीमाएं नहीं लगती, जिससे हमारा कोई संघर्ष नहीं है, इस्लामिक देशों का रहनुमा बनने के लिए उसी देश का प्रमुख एर्दोगन घोषणा करता है कि कश्मीर का इशू जब तक सॉल्व नहीं होता है, साउथ एशिया में शांति नहीं आ सकती। बड़ा सवाल है कि तुर्की को लाइन पर लाने के लिए इस कदर रही है कि यूरोप के इस बीमार देश तुर्की को समय समय पर राजनयिक तरीके से घेरने की कोशिश करता रहा है और तुर्की घिरेगा भी। मलेशिया जैसे देशों के साथ और तमाम जो इस्लामिक देश हैं और गैर इस्लामिक देशों में जहां मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, मुस्लिम ज़्यादा हैं और एक तरह से अघोषित रूप से वहां पर इस्लामिक जो फंडामेंटलिस्ट हैं वो प्रभावी हैं, वहाँ के राष्ट्रपतियों ने या प्रधानमंत्रियों ने भारत के कश्मीर के मुद्दे पर अब ज़्यादा कोई बेसुरा राग नहीं अलाप रहे हैं। लेकिन तुर्की एकमात्र ऐसा देश है जो पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है, इसलिए तुर्की को सबक सिखाने के लिए भारत को एक नई और धारदार राजनयिक मुहिम छेड़ने की ज़रूरत है। ये वही एर्दोगन है जो एक मस्जिद बना करके, सोफिया हैगी, मैं शायद थोड़ा सा नाम भूल रहा हूँ, उसको उन्होंने मस्जिद में कन्वर्ट किया जो एक संग्रहालय था। इसके बाद उनको लगता है कि पूरी दुनिया के जो मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट हैं या मुस्लिम राष्ट्र जो गैर अरब इस्लामिक राष्ट्र हैं, उनका रहनुमा तुर्की बनना चाहता है और इसीलिए पाकिस्तान की उस नीति का जिसमें वो कश्मीर का राग अलापते हैं उसका समर्थन कर रहा है। और इसीलिए यूएनजीए के संबोधन में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने भी वही कुछ कहा जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान बोलते हैं। बड़ा एक तरह से स्पष्ट विभाजन हो गया है कि तुर्की और पाकिस्तान, अघोषित रूप से चीन, भारत के खिलाफ हर एक उस मुहिम में शामिल होंगे जो आने वाले समय में भारत के लिए परेशानी बनेगा। ऐसे में तुर्की को सबक सिखाने के लिए आर्थिक और राजनयिक रूप से जो भी कोशिशें भारत को करनी चाहिए वो भारत करेगा और करना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि तुर्की को ये समझाना होगा कि वो पाकिस्तान के साथ अपने संबंध बढ़ाए, क्योंकि वो एक इस्लामिक राष्ट्र अपने आप को अगर मानता है तो इस्लाम का पुरोधा बने। लेकिन भारत के आंतरिक मामलों में तुर्की को बोलने का कोई अधिकार नहीं है, और अगर बोलता है तो तुर्की के साथ भी कई ऐसे मसले हैं जिस पे भारत तुर्की को घेर सकता है। और अगर इस आतंकवाद के एपिसेंटर पाकिस्तान का साथ तुर्की देता है तो तुर्की को भी घेरने की कोशिश होनी चाहिए। वो तमाम गल्फ के देश जो भारत के साथ इस समय बेहतर संबंध रख रहे हैं और भारत उनके साथ बेहतर संबंध रख रहा है, वहाँ से हमारे संबंध बेहतर हैं, हमारा लेन देन अच्छा है, हमारे आर्थिक संबंध बेहतर हो रहे हैं और हमारा मानव संसाधन वहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, वहाँ तेल की सप्लाई हम लेते हैं। लेकिन तुर्की जैसा देश जो हमसे बहुत दूर है, जो अपने आप को पुनर्संरक्षित कर रहा है, वो देश हमारे साथ एक विरोध की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। निश्चित रूप से तुर्की को सबक सिखाने के लिए एक राजनयिक और धारदार राजनयिक मुहिम छेड़ने की बेहद सख्त ज़रूरत है। लेकिन तुर्की की बात तुर्की जाने, क्योंकि 370 और 35 से इतिहास का विषय बन चुका है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति का तकाजा है कि वहाँ पर इमरान खान के खिलाफ एक बड़ी मुहिम छिड़ चुकी है।
लेकिन पाकिस्तान है कि वो मानता नहीं। वहाँ के जनरल बाजवा और इमरान खान पर दबाव डाल करके गिलगित और बाल्टिस्तान, जिसका मैं बराबर जिक्र कर रहा हूँ, वहाँ पर चुनाव कराने की बात कर चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान के कई ऐसे राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक दल के लोग हैं, नेता हैं, जो इस बात से सहमत नहीं रखते, इत्तेफाक नहीं रखते कि इस तरह से प्रोविंस बना करके वहाँ पर चुनाव कराया जाए, क्योंकि गिलगित और बाल्टिस्तान पीओके का वो एरिया है जो भारत के से ज़्यादा नज़दीकी रखते हैं और वो भारत का एरिया है भी। और अगर वहाँ पर चुनाव कराया जाता है तो भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन और बढ़ेगा, क्योंकि संसद में बाकायदा पीओके को लेने का एक रेजोल्यूशन पास हो चुका है। ऐसे में अभी तो एर्दोगन जो तुर्की के प्रमुख हैं वो कश्मीर राग अलाप रहे हैं, लेकिन जब पीओके पर भारत बड़ी कार्रवाई करने के स्थिति में आएगा तब हमको याद रखना चाहिए कि तुर्की जैसा देश हर उस एक मन से पाकिस्तान की भाषा में बोलेगा। बड़ा सवाल यह है कि तुर्की को सबक कैसे सिखाया जाए। एक बार फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तुर्की के प्रमुख एर्दोगन ने भारत के आंतरिक मामलों में यूएनजीए के संबोधन में भारत के खिलाफ कश्मीर राग को अलापा है, वही भाषा का इस्तेमाल किया है जो इमरान खान समय समय पर यूनाइटेड नेशंस या अन्य जगहों पर बोलने के दौरान करते हैं। बड़ा सवाल है कि तुर्की को अपने सराउंडिंग्स के इर्द गिर्द बात करनी चाहिए, वैश्विक मुद्दों पर बात करनी चाहिए, लेकिन उनको कश्मीर ही याद आता है। इसका मायने साफ है कि पाकिस्तान और तुर्की में बहुत कुछ छन रही है, जिसको हम कह सकते हैं एक देसी भाषा में। तो इस एकात्मकता को, उनके इस नापाक गठजोड़ को हमें समझना होगा। रही बात चीन की, तो चीन गलवान से लेकर के पैगोंग तक बड़ी मुश्किलों में है। एक जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। अभी वहाँ पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि कुछ सैनिकों को भारत के लद्दाख क्षेत्र में, क्षेत्र के सीमांतवर्ती क्षेत्र में उनको नियुक्त किया जाना है, और वो सैनिक चूँकि रंगरूट हैं, नए नौजवान हैं, छात्र जीवन के बाद उनको एक ट्रेनिंग देने के बाद सीमा पर डिप्यूट किया जा रहा है, वो रोते हुए पाए गए हैं। तो ठीक ये स्थिति है कि चीन की सेना जो है वो भारत के साथ जो गुत्थम गुत्था या अन्य लड़ाई में अभी तक जो स्थिति बनी है, भारतीय सेनाओं के कौशल और उनके दमखम से वो बुरी तरह से परेशान है। इसलिए वहाँ पर नए रंगरूट सैनिकों के रोते हुए वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसे चीन के सोशल मीडिया की तरफ से उसको डिलीट भी किया गया, लेकिन चूंकि वायरल होने के बाद ये खबरें आ गई हैं, आप कहीं भी देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर भारत की धाक गलवान से लेकर के पैगोंग तक जमी हुई है। बड़े ऊंचे पहाड़ियों पर भारत का कब्जा बना हुआ है, लेकिन मोल्दो में जो कल बातचीत हुई उसका कोई नतीजा नहीं निकला है। इसके मायने साफ है, इस पूरे ठंड में जब वहाँ -40 डिग्री से अधिक तापमान रहेगा, दोनों सेनाएं बिल्कुल आमने सामने होंगी। जो सेना रणनीतिक और युद्ध कौशल में, पहाड़ी युद्ध कौशल में मजबूत होगी, वो वहाँ पर इस दौरान होने वाली किसी भी हरकत का बेहतर ढंग से जवाब दे पाएगी। निश्चित रूप से भारतीय सेना की तैयारी इसमें बेहतर है और चीन इसीलिए डरा हुआ है। इसीलिए यूएनजीए की मीटिंग में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग में शी जिनपिंग ने जो कहा कि वो युद्ध का इरादा नहीं रखते, शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत हल करना चाहते हैं और विस्तारवाद की कोई योजना नहीं है, न उनके देश की कोई सोच है, तो मायने साफ है। हालांकि चीन के किसी भी बात पर भरोसा किया नहीं जा सकता। 1962 से लेकर के आज तक भारत ने भरोसा ही किया है और तमाम देशों ने भरोसा किया है। हमने आपको बताया कि 23 देशों के साथ इस समय चीन संघर्षरत स्थिति में है, जिसमें अमेरिका भी है, और साउथ चाइना सी जो बिल्कुल युद्ध का एक बड़ा स्थल बना हुआ है, वहाँ पर ताइवान और अन्य सेनाओं के बीच जिस तरह से चीन जो है वो लड़ाई करने की स्थिति में बना हुआ है, वही कुछ दबाव वो भारत के पूर्वी लद्दाख एरिया में बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत से भी उसको कड़ी टक्कर मिल रही है और उधर अमेरिका साउथ चाइना सी में चीन को घेरे हुए है। ऐसे में मुश्किलों में पड़ा चीन और उसके राष्ट्रपति को यूएनजीए की मीटिंग में जो संबोधन में जो बात कहनी पड़ी, अपने शांति का राग उन्होंने अलापा है। इसके मायने साफ हैं, सारा देश, पूरी दुनिया जानती है कि चीन कहता है कुछ और, करता है कुछ और, इसलिए उन पर विश्वास और भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन कम से कम दबाव की राजनीति और दबाव की स्थिति में चीन जरूर दिखा है।
दूसरी तरफ तुर्की जैसा देश जो अपने आप को अभी पूरी तरह से संभाल नहीं पा रहा है, लेकिन भारत के कश्मीर के मामले में वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। ये भी यूएनजीए में ही घटना हुई है, उस कश्मीर पर जो अब 370 और 35 से इतिहास का विषय बन चुका है। ऐसे में एर्दोगन जो तुर्की के चीफ हैं, उन्होंने इस भाषा का किस तरह से इस्तेमाल किया है और कैसा उनको जवाब देना है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि यूएनजीए की मीटिंग्स और उसके संबोधन में चीन फिलहाल बैक फुट पर जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये उसकी रणनीति भी हो सकती है, क्योंकि चीन पर कोई कभी भी भरोसा नहीं कर सकता। इन दो तमाम बड़ी खबरों के साथ आज की और कुछ बड़ी खबर जो हम छोटे छोटे लाइनों में स्पष्ट करेंगे। संसद में एक तरह से अभी भी किसानों के मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष में गतिरोध बना हुआ है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई अनवरत जारी है और जो भी सांसद राज्यसभा के अभी एक्सपेल किए गए हैं, जिनको सस्पेंड किया गया है, उनके मामले में न सरकार कोई बहुत बड़ा कदम उठा रही है, न विपक्ष मजबूर है। इस गतिरोध के बावजूद किसान बिल पर, जो अब बहुत जल्दी राष्ट्रपति के साइन होने के बाद कानून बन जाएगा, उस पर चर्चाएं हो रही हैं और धीरे धीरे किसान भी अब सहमत हो रहे हैं कि उनके लिए बेहतर किया गया है, लेकिन जो आशंकाएं हैं उन्हें भी खत्म करने की कोशिशें की जा रही हैं। लोकतंत्र में यही प्रयास होना भी चाहिए, लेकिन विरोध के लिए विरोध और अपनी ताकत दिखाने के लिए, विपक्ष की ताकत दिखाने के लिए, जो लोकतंत्र के आईने में जिसको एक फैशन माना जाता है, जिसको पत्रकार या विद्युजीवी या नेता एक फैशन के तहत उसको लोकतांत्रिक परंपरा का एक स्पष्ट स्वरूप मानते हैं, उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। फिलहाल किसानों के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि तमाम गतिरोधों के बावजूद इसमें भी एक हल निकलेगा, क्योंकि ये बहुसंख्यक किसानों की भलाई के लिए है। हालांकि विपक्ष के भी अपने मुद्दे हैं और उन्हें उन्हीं मुद्दों को हल करने की ज़रूरत है। इन तमाम बड़ी खबरों के साथ एक ऐसे खबर भी है कि एक हैप्पीनेस जो राज्यों की सूची भी जारी की गई है, जिसमें मिजोरम को पहला हैप्पीनेस के मामले में उस राज्य को पहला बताया गया है। लेकिन अभी इसका क्या डाटा है और इसका क्या स्वरूप है, इस पर हम पूरी जानकारी अभी नहीं आपको दे पा रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि जब पूरी दुनिया एक मुश्किलों में और परेशानियों के दौर से गुजर रही है, ऐसे में जो ये इंडेक्स जारी किया गया है उसमें मिजोरम जैसा राष्ट्र हैप्पीनेस के मामले में प्रथम कैसे आया, क्यों आया और इसका क्या आधार है। बहरहाल इसके बारे में कोई भी पूरी जानकारी हमें मिलेगी तो हम लाइव के माध्यम से आपसे जुड़ेंगे और इसको साझा करेंगे। फिलहाल आज इतना ही, कल हम कुछ और मुद्दों के साथ आपसे मिलेंगे। लेते हैं आपसे विदा। अगर आपको हमारा ये व्यू और ये बातें पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को, जिसे हम YouTube पर भी हार्ट टॉक इंडिया के नाम से ये सारे विजुअल्स अपने डालते हैं, ये सारे वीडियोस डालते हैं, इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस पूरे डिबेट को, इस पूरी बहस को, इस पूरे संवाद को अगर पसंद है तो प्लीज़ इसे शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।